या तो बैन लगाने की कोशिश की या खत्म करने की कोशिश की, लेकिन बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं हो पाए। बेंटिक ने कानून बना दिया, इसीलिए उन बहादुर स्त्रियों से बहादुर पुरुषों का जन्म होता है। राम मोहन रॉय ने सारे धर्म ग्रंथों का विवरण दिया विलियम बेंटिको की सरकार, हमारे किसी धर्म ग्रंथ में इसकी मान्यता नहीं है। धर्म ने जितनी भी चीजें इजाद की, हर चीज के पीछे एक विज्ञान है, बस आपको उसे जानना पड़ेगा। तो ये एक व्यवसाय था ठगी, आज भी है। बहुत सारा वर्ग है जो इसको एक व्यवसाय के रूप में करता है। इनका नाम था फांसीगार, वैसे इंग्लिश में पंसीगार कहते हैं उसे, PANSI पंसीगार, लेकिन फांसी वो स्कार्फ बांध के मार डालते थे अपने विक्टिम को। अब तुम कहोगे मास्टर कोई उदाहरण दे दो तो मजा आ जाए। डॉक्टर BR अम्बेडकर पश्चिम की कल्चर से प्रभावित हुए, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, और जिस दिन प्रभावित हुए उसके बाद सूट नहीं उतारा। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की जब मुझे सीन याद आती है, वो सरफरोश, एक शायद 30-40 या 1 मिनट की सीन रही होगी, उस आदमी ने इतना इंपैक्ट डाला। मुन्ना भाई MBBS, वो जो पॉकेट मारी की सीन है, 1 आध मिनट की सीन रही होगी, उस 1 मिनट की सीन में उसने अपनी प्रतिभा को प्रकट कर दिया। तो गैंग्स ऑफ वासेपुर में तो खैर उसके बाद तो फिर नेवर लुकिंग बैक। छोटी छोटी बच्ची, ये मानसिक विकृति का ही तो परिणाम है। तुम सबसे मेरा एक रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर, संघर्ष को अपनी जीवन को मौज बनाओ। हिजड़ों को मर्दानगी के सिद्धांत नहीं सिखाए जा सकते। जिनके पास दम है वो रखे, वो पूछते थोड़ी हैं। कोई हिजड़ा आके पूछे कि सर मर्दानगी के सिद्धांत बता दीजिए, तो कहां बता पाएंगे। जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज कहानी का अगला चरण विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक 1828 से 1835। अब एक फॉर्मूला तो मैंने दिया, P=P, पॉलिसी डिपेंड्स अपॉन प्रायोरिटी। नीति जो है वो प्राथमिकता पर निर्भर होनी चाहिए। और दूसरा फॉर्मूला है C=C, कॉन्क्वेस्ट = कंसोलिडेशन। मतलब कब्जे की नीति के साथ साथ कंसोलिडेट, मतलब मजबूत करने की नीति साथ साथ चलनी चाहिए। कॉन्क्वेस्ट = कंसोलिडेशन। कब्जा किया और फिर उस पूरे एरिया को मजबूत किया। जैसे आप पढ़ते हो, इतिहास पढ़ा, इतिहास तैयार किया और फिर उसको कंसोलिडेट किया, मजबूत किया, हजम किया, फिर दूसरा विषय उठाया। आप में से बहुत सारे लोग मराठा की तरह काम करते हो, सब पढ़ जाते हो, हिस्ट्री पढ़ गए, इकोनॉमी पढ़ गए, ज्योग्राफी पढ़ गए, साइंस पढ़ गए, पॉलिटी पढ़ गए, आता कुछ नहीं है, बस पढ़ गए। आपने ये वाला पार्ट छोड़ दिया है, कंसोलिडेशन। और ये आप में से बहुत सारे लोगों की दिक्कत है। अब किसने कॉन्क्वेस्ट किया? लॉर्ड हेस्टिंग ने। इन लोगों ने कॉन्क्वेस्ट किया। कंसोलिडेट किसने किया? विलियम बेंटिक ने। अब एक दिमाग में बात बैठा लेनी है कि इसने कंसोलिडेशन किया है, तो कैसे किया है? अब उन सारे पॉइंट्स को देखना है। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण काम जिसके लिए इसे भारत के इतिहास में बहुत ज्यादा जाना जाता है वो है सोशल रिफॉर्म्स, सामाजिक सुधार। क्वेश्चन मार्क कि आखिर इसको सामाजिक सुधार की याद विदेशी शासक, वो भी ईसाई, मतलब रूलर इज फॉरेनर एंड दैट टू क्रिश्चियन, why he is bothered about social reforms? और सोशल रिफॉर्म्स में इसने 4 काम किए। अबॉलिशन ऑफ सती सिस्टम, सती सिस्टम का अंत किया। फीमेल इन्फेंटिसाइड, ठगी, 3 प्रमुख काम। सामाजिक सुधार में 3 प्रमुख काम किए इसने। सती सिस्टम का अंत, अबॉलिशन ऑफ सती सिस्टम, रेगुलेशन 1829, रेगुलेशन 1829। सती जो है, सती वो भारतीय संस्कृति का एक
अहम हिस्सा है। प्राचीन भारत जब डिस्कस करेंगे, तंत्रवाद, जब धर्म की चर्चा करेंगे, तो वहां डिस्कस करेंगे कि सती व्यवस्था नहीं, सती प्रथा नहीं। सती प्रथा दो बातें हैं, इस पर भटकने वाली बात नहीं है। सती और सती प्रथा ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। सती प्रथा सिस्टम, जब भी कोई चीज कानूनी तौर पर समाज में मान्यता प्राप्त कर लेती है तो प्रथा बन जाती है। Whenever anything gets a legal acceptance in the society, it becomes a system. सती प्रथा ये आदिकाल से भारत की संस्कृति का हिस्सा, आदिकाल से भारत की संस्कृति का हिस्सा। और ये 510 एडी गुप्त काल से प्रथा की शुरुआत। इसका संबंध विवाह से है और अध्यात्म से है। इसका संबंध विवाह और अध्यात्म, मैरिज और स्पिरिचुअलिज्म। पार्वती मां को पहला सती माना जाता है। भारत में जो विवाह है वो एक धार्मिक क्रिया है और 7 जन्म की बात होती है कि यही जोड़ा मेरा 7 जन्म तक रहेगा। और इतनी प्यारी क्रिया है कि 7 जन्म वो व्यक्ति एक दूसरे से मिलेंगे, उनका विवाह होगा। बड़ी गूढ़ प्रक्रिया है ये 7 चक्रों से संबंधित है। विवाह का 2 काम है, एक सृजन, दूसरा मुक्ति। उसी पर आचार्य रजनीश ने वो किताब लिखी, संभोग से समाधि। कहते हैं ना, अध्यात्म का जो बीज है वो मिटता नहीं है। तो यहां विवाह की विवाह के 2 चीजें हैं। आज तो विवाह सिर्फ और सिर्फ काम पर रह गया, सेक्स। देखो व्यवस्था चरमरा गई, खत्म हो रही है, टूट रही है, भस्म हो रही है। इस पर एक बृहद चर्चा करेंगे कि सती का संबंध विवाह और अध्यात्म से कैसे है। इसका संबंध है सामंतवाद से, फ्यूडलिज्म। सती प्रथा का संबंध था फ्यूडलिज्म से, फ्यूडलिज्म, सामंतवाद। ट्रेड एंड कॉमर्स कोलैप्स हो गया। अब देखो तुम, ये ऋग वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड, बुद्ध काल यानी 6th सेंचुरी BC, मौर्य काल और मौर्य पीरियड, पोस्ट मौर्य, मौर्योत्तर काल, फिर यहां गुप्त काल, पोस्ट गुप्ता यानी गुप्तोत्तर, और राजपूत काल। अब यहां तुमको सती प्रथा नहीं दिखाई पड़ेगी, नो सती सिस्टम। क्यों? क्योंकि ये जो पीरियड है वो द्वितीय नगरीकरण का पीरियड है, सेकंड अर्बनाइजेशन का। टेक्सटाइल जो है वो मोनोपोली है वुमन की। तो यहां औरत की आर्थिक स्थिति मजबूत है, इसलिए सामाजिक स्थिति अच्छी है। देखो क्या लाइन मैंने बोला, मैंने कहा औरत की सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति मजबूत है तो उसकी सामाजिक स्थिति अच्छी है, मजबूत नहीं कहा मैंने। लेकिन यहां फ्यूडलिज्म, द्वितीय नगरीकरण का अंत, स्त्री की आर्थिक दशा स्थिति का अंत। जो जैसे ही आर्थिक स्थिति खराब हुई वैसे ही सामाजिक स्थिति भी खराब हुई। विवाह हो गया यहां पे, सबसे खतरनाक चीज बाल विवाह, वो भी सामंतों की वजह से। तो एक तो बाल विवाह हो गया, फिर विधवाओं की दुर्दशा, विधवाओं की दुर्दशा, और फिर संपत्ति में कोई अधिकार नहीं, ना पति के संपत्ति में, ना पत्नी, ना पिता के संपत्ति में। बाल विवाह, 8 से 10 साल में विवाह, और फिर विधवाओं की दुर्दशा, और संपत्ति में कोई अधिकार नहीं, नो संपत्ति नो अधिकार। अब ऐसा आदमी कहां जाएगा? अगर 8 साल में शादी हुई और 10 साल में विधवा हो गई औरत, लड़की, बच्ची,
तो क्या ऑप्शन बचेगा उसके पास? सामाजिक दुर्दशा के सिवा कोई ऑप्शन बचेगा नहीं। तो फिर सती का उल्लेख किसी धर्म ग्रंथ में नहीं है। जो टीकाकार हैं, कमेंटेटर, मेघातिथि, ये मनु के टीकाकार हैं। इन्होंने मनुस्मृति पे कमेंट्री लिखी है। टीकाकार यानी कमेंटेटर, मेघातिथि ने मनुस्मृति पे कमेंट्री लिखी है, टीका, एक्सप्लेनेशन। और इन्होंने, मेघातिथि ने सती सिस्टम को अप्रिशिएट किया है, तारीफ की है, एक्सेप्ट नहीं किया है, तारीफ की है, तारीफ। और 510 एडी से लेकर 510 एडी से लेकर 1829 तक यह प्रथा चलती रही। मोहम्मद बिन तुगलक, अकबर, पुर्तगाली, मराठा, इन लोगों ने या तो बैन लगाने की कोशिश की या खत्म करने की कोशिश की, लेकिन बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं हो पाए। बेंटिक ने कानून बना दिया। जैसे अस्पृश्यता है, आर्टिकल 17, कानून जैसे अस्पृश्यता का कानून बना है, जैसे इंस्टेंट ट्रिपल तलाक का कानून बना है, ऐसे ही विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया। और यह एक बहुत बड़ा योगदान था उसका, बहुत बड़ा योगदान। भारत की स्त्रियों पर बड़ा एहसान किया उसने और बहुत बड़ा योगदान दिया। राजा राम मोहन रॉय और देवेंद्र नाथ टैगोर ने व्यक्तिगत पत्र लिखकर विलियम बेंटिक को बधाई दी। लिख लो दोनों फैक्ट। राजा राम मोहन रॉय, राजा राम मोहन रॉय और देवेंद्र नाथ टैगोर, देवेंद्र नाथ टैगोर, इन्होंने पत्र लिखकर विलियम बेंटिक को बधाई दी। हालांकि विलियम बेंटिक के इस स्टेप के खिलाफ राधाकांत देव समाज के संस्थापक थे, राधाकांत देव, उन्होंने विरोध भी किया। अपोज्ड बाय राधाकांत देव। कभी कभी साधु महात्मा चीजों को नहीं जान पाते हैं। सूफी संत साधु महात्मा संप्रदाय का विरोध कर सकते हैं, क्योंकि संप्रदाय आमतौर पर सिर्फ सिद्धांतों पर आधारित होते हैं। धर्म, जो भी आदमी धर्म का विरोध कर रहा है वो कहीं ना कहीं मन की जड़ता का शिकार है। वो कोई भी आदमी हो और किसी भी धर्म का शिकायत कर रहा है, किसी भी धर्म की, क्योंकि धर्म में कोई बुराई नहीं है। बुराई है मानने वालों में। इस बार आईएएस के मेंस एसए में स्टेटमेंट था कि जो प्रश्न करता है वो विज्ञान का असली सिपाही है। Anyone who questions is the soldier of science. अगर आप खोजने जाओ धर्म में, R&D करो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करो, तो आपको हर चीजों के पीछे इतनी बड़ा विज्ञान दिखाई पड़ेगा। धर्म ने जितनी भी चीजें इजाद की, हर चीज के पीछे एक विज्ञान है। बस आपको उसे जानना पड़ेगा।
अगर आप उसे बिना जाने मानते हैं तो फिर आप कुरीति का शिकार होंगे, फिर आप परेशान होंगे। जैसा हनुमान जी का जो उपासक है वास्तविक वाला, वो परेशान हो ही नहीं सकता। जिसने भी साधना कर ली हनुमान जी की तरह कि राम के सिवा सांसों में कुछ चल ही नहीं रहा है, न बंधु न मित्रम न गुरुओ न शिष्यम चिदानंद स्वरूपा शिवोहम शिवोहम, जिसकी सांस में सिर्फ राम चल रहे हैं, उससे ज्यादा बलशाली कोई हो ही नहीं सकता। यह हनुमान चालीसा का कोर है। लेकिन जो हनुमान चालीसा को सिर्फ पढ़ेगा वो परेशान हो जाएगा। दोनों में बहुत फर्क है। जो समझेगा हनुमान चालीसा को वो तो बहुत ऊंचाई पर पहुंच जाएगा। पूरा विज्ञान, पूरा साइंस, एक एक लाइन, गीता खत्म करने के बाद उसको उठाएंगे, एक एक लाइन। तो विलियम बेंटिक ने पहला काम यह किया, सती प्रथा का अंत कर दिया। बहुत शानदार काम किया। दूसरा काम उसने क्या किया, फीमेल इन्फेंटिसाइड। फीमेल इन्फेंटिसाइड, बच्चियों की हत्या होती थी। कोई अफीम पिला के मार डालता था, कोई भूखा रख के मार डालता था, कोई बोरे में लपेट के पानी में फेंक देता था। राजस्थान जैसा इलाका, युद्ध होता था ना, युद्ध का क्षेत्र, और स्त्रियों पर हमला करना शत्रु का सबसे पहला। इसीलिए तो राजस्थान में एक परंपरा हुई, जौहर, पूरी दुनिया में, मतलब राजस्थान की स्त्रियों को सलाम है। पूरी दुनिया में आज तक इस तरह की कोई प्रथा नहीं। इसीलिए अकबर को यह एहसास हो गया था कि भाई राजपूतों को नहीं हराया जा सकता। जो मरना जान गया, जिसको यह है कि मरेंगे पर समझौता नहीं करेंगे, उसको तुम नहीं हरा सकते। जौहर, कभी तुम पढ़ो हमीर देव और अलाउद्दीन खिलजी का युद्ध, जब अंतिम बार राजपूत निकलते हैं अलाउद्दीन से लड़ने के लिए, तो वहां की औरतें चिता की तरह समझ, वो सती नहीं, अलग प्रथा है। वो आत्मसम्मान की रक्षा हेतु दिया गया प्राणों का बलिदान, आत्महत्या नहीं। जौहर मतलब आत्मसम्मान की रक्षा हेतु दिया गया प्राणों का बलिदान, वो जौहर है। और दुनिया में इस तरह की प्रथा का कहीं कोई उल्लेख नहीं है। इसीलिए उन बहादुर स्त्रियों से बहादुर पुरुषों का जन्म होता था। प्राण जाए पर वचन न जाए। तो अपनी, और फिर डाउरी प्रथा, दहेज प्रथा, सबसे ज्यादा जान तो दहेज प्रथा ले रही थी। बेटी का जन्म यानी बाप के ऊपर भार, तो बाद में वो भार मौत बन जाए इसलिए पहले ही मार दो। तो फीमेल इन्फेंटिसाइड पर उसने लगाम लगाई। ठगी यानी चीट, और ठगी हमेशा उसके साथ होती है जो लालची है। ठगी का एक नियम है, ठगी सबके साथ नहीं होती। आप जमताड़ा मूवी देखो, और देखना चाहिए आपको जमताड़ा मूवी। उसके टैगलाइन बड़ी प्यारी है कि सबका नंबर आएगा। उसमें वही शिकार होता है, चाहे नेताजी शिकार हो रहे हैं, चाहे वो टीचर जो शुरू में पढ़ा रहा है, अब पछताए का हो जब चिड़िया चुग गई खेत। आप उसमें अगर एक चीज गौर करो, जितने भी लालची लोग हैं बस वही ठगों का शिकार हुए हैं। वो जो दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल है, उसको नहीं चाहिए, वकील साहब शिकार हो जाते हैं। वो टीचर, शुरू ही सीन यहां से होती है, अब पछताए का हो जो चिड़िया चुग गई खेत। कहता आपकी मारुति इनाम में निकली है, कितना इनाम लोगे। एक्चुअली इस देश को वरदान सिंड्रोम का ग्रसित है। वो, उसको लगता है कोई ना कोई कहीं ना कहीं वरदान देने बैठा हुआ है, और टीचर क्लास में पढ़ा रहा है, अब पछताए का हो जब चिड़िया चुग गई खेत, और कह रहा है अगर लाल कलर की मारुति मिलेगी तो बड़ा अच्छा रहेगा। उस मूवी का पूरा सार यही है कि जो भी लालची है वो ठगों का शिकार है। तो ये एक व्यवसाय था ठगी, आज भी है। बहुत सारा वर्ग है जो इसको एक व्यवसाय के रूप में करता है। इनका नाम था फांसीगार, वैसे इंग्लिश में पंसीगार कहते हैं उसे, PANSI, पंसीगार। लेकिन फांसी, वो स्कार्फ बांध के मार डालते थे अपने विक्टिम को।
तो ये सोशल रिफॉर्म में उसने महत्वपूर्ण काम किए। सती प्रथा का अंत किया, फीमेल इन्फेंटिसाइड पे लगाम लगाई और ठगी। अब सवाल उठा क्यों? एक तो फॉरेनर, विदेशी, ऊपर से क्रिश्चियन, ईसाई, तो सवाल उठना तो जायज है कि तुम काहे इतना लोड ले रहे हो भाई? तुमको क्या चिंता है? तुम क्यों इतना परेशान हो रहे हो? तो दो बातें निकलकर सामने आती हैं। पहली बात, डिक्लेयर्ड एजेंडा, मतलब घोषित एजेंडा, और दूसरा हिडन एजेंडा, अघोषित एजेंडा। एक डिक्लेयर्ड, एक हिडन। डिक्लेयर्ड क्या है कि समाज सुधारकों की मांग की पूर्ति, राजा राम मोहन राय जैसे लोग जो समाज पूर्ति, राजा राम मोहन रॉय जैसे लोग, ईश्वरचंद विद्यासागर, राजा राम मोहन रॉय, देवेंद्रनाथ टैगोर, इन जैसे लोगों ने इस सामाजिक कुरीति को खत्म करने की सरकार से मांग की थी, डाटा दिया था, अपील दिया था। राजा राम मोहन रॉय ने सारे धर्म ग्रंथों का विवरण दिया विलियम बेंटिको की सरकार हमारे किसी धर्म ग्रंथ में इसकी मान्यता नहीं है। तो चूंकि आंतरिक मांग समाज सुधारक मांग कर रहे थे तो सरकार ने उस मांग को पूरा किया। लेकिन हिडन एजेंडा भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। 1813 का चार्टर एक्ट, 1813 चार्टर एक्ट, आप कहोगे 1813 चार्टर एक्ट इसका कारण है जी, कैसे कैसे इसका कारक है? 1813 का चार्टर एक्ट इसका कारक कैसे हो सकता है? सब राज इसी में छिपा हुआ है। 1813 का चार्टर एक्ट ने क्या किया? EIC कि भारत में जो ट्रेड मोनोपोली है उसको खत्म कर दिया। भारत में ट्रेड मोनोपोली का अंत, EIC का भारत में ट्रेडिंग मोनोपोली का अंत, भारत का बाजार खोल दिया ब्रिटिश कैपिटलिस्ट और इंडस्ट्रियलिस्टों के लिए। 1813 का चार्टर अधिनियम EIC का जो भारत में ट्रेड मोनोपोली है उसको खत्म कर दिया और भारत के बाजार को खोल दिया ब्रिटिश कैपिटलिस्ट और इंडस्ट्रियलिस्टों के लिए। तो जब वो भारत की संस्कृति और समाज की कुरीतियों को एक्सपोज करेगा, दिखाएगा, तो भारत का आदमी पश्चिम संस्कृति की तरफ देखेगा। भाई आप समाज में कैसे पहचानते हो कौन मिशनरी का पढ़ा है, कौन मदरसा का पढ़ा है, कौन मठ का पढ़ा है? कपड़े से। आप समाज में इस बात को कैसे पहचानते हो कि कौन किस गैंग से आ रहा है, किस ग्रुप से आ रहा है? तो जो मिशनरी स्कूल का पढ़ा है उसका कपड़ा पहनने का तरीका अलग है, जो मठ से पढ़ा है उसका कपड़ा पहनने का तरीका अलग है, जो मदरसा से पढ़ा है उसका कपड़ा। तो ये क्या है? कल्चर ही तो है। अब जब वो भारत के कल्चर को, भारत के समाज की कुरीतियों को एक्सपोज करेगा तो भारत का आदमी पश्चिम, भारत का आदमी वेस्टर्न कल्चर की तरफ आकर्षित होगा। और जब वो वेस्टर्न कल्चर की तरफ आकर्षित होगा तो वेस्टर्न गुड्स की तरफ भी आकर्षित होगा। सिर्फ वेस्टर्न कल्चर की तरफ आकर्षित नहीं होगा, वो वेस्टर्न गुड्स की तरफ भी आकर्षित होगा। अब तुम कहोगे मास्टर कोई उदाहरण दे दो तो मजा आ जाए। डॉक्टर BR अंबेडकर पश्चिम की कल्चर से प्रभावित हुए, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। अमेरिका में पढ़े स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, तो पश्चिम की संस्कृति से प्रभावित हुए, लिबर्टी से, इक्वालिटी से, फ्रेटर्निटी से। और जिस दिन प्रभावित हुए उसके बाद सूट नहीं उतारा। आज भी पूरे भारत में उनकी जहां भी मूर्ति देखोगे सूट में ही देखोगे।
तो जो भी व्यक्ति किसी विचारधारा से प्रभावित होगा तो उस विचारधारा के उत्पादों का भी समर्थन करेगा। लिख लो एग्जाम्पल, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। 1813 का चार्टर अधिनियम, भारत का बाजार ब्रिटिश पूंजीपति और उद्योगपतियों के लिए खुल गया। अब भारत में ब्रिटिश उत्पाद, ब्रिटिश गुड्स आएंगे, खरीदेगा कौन? जो वेस्टर्न कल्चर से, वेस्टर्न फिलॉसफी से, वेस्टर्न आइडियोलॉजी से प्रभावित होगा, वो खरीदेगा। देखो दिमाग, दुनिया को क्या लगेगा कि ये भारत के समाज सुधारकों की बात की पूर्ति कर रहा है। यही है राजशाही। इसी नियम को जब तुम समझने लगते हो कि करना कुछ और है, दिखाना कुछ और है, बस तुम आ गए राजशाही की दौड़ में। तुम कहते हो हम झूठ नहीं बोलते, हम ये नहीं करते, हम भाई साहब जो कहते हैं बस वही करते हैं, तो तुम इस दौड़ से बाहर हो। पहला काम सोशल रिफॉर्म किया उसने। दूसरा काम उसने किया फाइनेंशियल रिफॉर्म्स। दो कमेटियां बनाई, 2 कमेटीज, एक मिलिट्री और एक सिविल, और भत्ता को घटाया, मिलिट्री भत्ता को घटाया। कहा 400 मील के अंदर जिनकी भी पोस्टिंग है कलकत्ता से, उनको कोई भत्ता नहीं मिलेगा। कलकत्ता से 400 मील के अंदर जिनकी भी पोस्टिंग है उनको कोई भी भत्ता नहीं मिलेगा। और सिविल सर्वेंटों के अलाउंसेस को कम किया। बोला यार हर चीज का खर्चा ले रहे हो, इनका भत्ता घटाया, इनका अलाउंसेस कम किया। दूसरा, ओपियम ट्रेड को रेगुलराइज कर दिया। और अब तक जो सरकार प्रतिवर्ष पर ईयर 1 करोड़ के घाटे में चल रही थी, वही सरकार 2 करोड़ पर ईयर के फायदे में आ गई। इसके आने से पहले सरकार 1 करोड़ पर ईयर के घाटे में चल रही थी, और जैसे ये पहुंचा सरकार 2 करोड़ पर ईयर के फायदे में आ गई। तो सोशल रिफॉर्म, फाइनेंशियल रिफॉर्म, 2 करोड़ फायदा, यानी अब एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म अपने आप होगा। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, सबसे पहला सेक्शन 87 ऑफ चार्टर एक्ट ऑफ 1833 जो इसी के समय में आया, उसमें कहा गया कि कंपनी का कोई भी सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट मतलब प्रजा, कंपनी का कोई भी सब्जेक्ट हो, उससे धर्म, नस्ल, रेस, क्षेत्र, रीजन के आधार पर किसी भी नियुक्ति में धर्म, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं किया जाएगा। कंपनी के जो इंडियन सब्जेक्ट है, इंडियन कंपनी की जो भारतीय प्रजा है, कंपनी की जो भारतीय प्रजा है, भारतीय, उस भारतीय प्रजा में किसी भी आधार पर धर्म, रिलीजन, रेस और रीजन के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। हालांकि कानून ही रहा, लेकिन अच्छा कानून आया। फिर इसने क्या किया? दूसरा काम, जो डिस्ट्रिक्ट के सहायक पद थे, जैसे मुंसिफ, डिस्ट्रिक्ट, जो जिलों में सहायक पद, सबऑर्डिनेट पोस्ट, जैसे मुंसिफ, जुडिशरी में मुंसिफ, उसमें इंडियंस की नियुक्ति की।
अभी तो सिर्फ चपरासी और बाबू, उसने इनका थोड़ा कद उठाया। जो सबऑर्डिनेट पोस्ट है हर डिपार्टमेंट में जो सबऑर्डिनेट पोस्ट है उस पर, जैसे जुडिशरी में मुंसिफ है, उसमें इंडियंस की नियुक्ति करनी शुरू कर दी। प्रोविंशियल और सर्किट कोर्टों को खत्म कर दिया। कहा जुडिशरी पे बोझ है ये। तीसरा, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स। पॉलिटिकल रिफॉर्म्स में एक बहुत बड़ा काम किया। एंड ऑफ द पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन इंडियन स्टेट्स, भारतीय राजा, एंड ऑफ द पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन फॉर इंडियन स्टेट्स, भारतीय राज्यों पर कब्जे की नीति का अंत। अब कोई फायदा भी नहीं था, सबने वैसे ही सब्सिडियरी अलायंस साइन कर लिया था, सब वैसे ही गुलाम बन चुके थे, अब क्या फायदा? अब कोई फायदा भी नहीं था, सब वैसे ही गुलाम बन चुके थे। लेकिन इसने कहा कि नहीं, एंड ऑफ द पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन फॉर इंडियन स्टेट्स, भारतीय राज्यों पर कब्जे की नीति का अंत। एक्सेप्शन, अपवाद, मैसूर, कुर्ग, चौथा स्टेप था। फिर प्रमोशन टू वेलफेयर वर्क्स, प्रमोशन टू वेलफेयर वर्क्स, जन कल्याणकारी कार्यों को बढ़ावा। कोई एग्जाम्पल दे दो मास्टर। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज, खैर इसकी जरूरत बहुत थी, अब बहुत सारे अंग्रेज भारत में रहते थे, जब तक लंदन इलाज कराने जाएंगे तब तक प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। लेकिन ये वो थोड़ी कहेगा, वो ये क्यों कहेगा कि अंग्रेजों के लिए है, विदेशियों के लिए, बाहरियों के लिए। क्या जबरदस्त जबरदस्त काम कर रहा उसने। ये देखो, पहला काम सोशल रिफॉर्म्स, सामाजिक सुधार। दूसरा फाइनेंशियल रिफॉर्म्स, वित्तीय सुधार, बजट को फायदे में ले आया। तीसरा एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, सेक्शन 87 ऑफ चार्टर एक्ट ऑफ 1833। चौथा पॉलिटिकल रिफॉर्म। पांचवा वेलफेयर प्रोग्राम। छठा सुनोगे तो 10-15 फीट कूद जाओगे ऊपर आसमान में। बल बुद्धि विद्या देव मोहि, हरहु कलेश विकार। 1960, 1970, 1980, 1990 शहरी जीवन इतना विकसित नहीं था। $1960 में तो बिल्कुल नहीं था। 1960, 1970, 1980, 1990 तुमने कभी सोचा नहीं कि गांव का आदमी मुंबई पहुंचा अरबपति, गांव का आदमी कलकत्ता पहुंचा अरबपति, गांव का आदमी दिल्ली पहुंचा अरबपति। तुमने ये बात कभी सोची नहीं? क्यों? क्योंकि गांव का आदमी संघर्ष करके, ग्रामीण जीवन संघर्ष का जीवन है। अब तो वहां भी संघर्ष खत्म हो गया, सब मशीनें आ गई। अक्सर तुमने देखा होगा कि गांव का जो आदमी था 1960, 1970, 1980, 1990, इस दरमियान जो गांव का आदमी था, जब वो शहर पहुंचा तो बहुसंख्यक मेजॉरिटी, कई तो अरबपति हो गए, क्योंकि गांव का जीवन संघर्ष का जीवन ही था।
अब ये नरेश जो गांव का आदमी है, जब वो शहर पहुंचा तो संघर्ष उसके लिए क्या थी? मौज। बस नरेश अरबपति हो गया। आज का जो आदमी है ना, वो लग्जरी में इतना डूब गया कि वो संघर्ष को चाहता ही नहीं जीवन में, और हर तरह से कमजोर होता जा रहा है, मन से कमजोर होता जा रहा। अभी देखो अमेठी में जो कांड हुआ, कितना विभत्स, छोटी छोटी बच्चियां, ये मानसिक विकृति का ही तो परिणाम है। तुम सबसे मेरा एक रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर, संघर्ष को अपनी जीवन को मौज बना लो। इस सूत्र को तुम लिख लो अपनी डायरी में। भागो मत, घबराओ मत, दूसरों को मत देखो। संघर्ष को अपनी जीवन का मौज बना लो। एग्जाम्पल दे तुमको, ये देखो, अब ये सब संघर्ष कर रहे हैं, ये देख लो, संघर्ष का महत्व देखो। राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, अर्जुन तेंदुलकर, रिंकू सिंह, यशस्वी जायसवाल, अभिषेक बच्चन, पंकज त्रिपाठी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की जब मुझे सीन याद आती है, वो सरफरोश, शायद 30-40 या 1 मिनट की सीन रही होगी। उस आदमी ने इतना इंपैक्ट डाला। मुन्ना भाई एमबीबीएस, वो जो पॉकेट मारी की सीन है, 1 आध मिनट की सीन रही होगी। उस 1 मिनट की सीन में उसने अपनी प्रतिभा को प्रकट कर दिया। और गैंग्स ऑफ वासेपुर में तो खैर उसके बाद तो फिर नेवर लुकिंग बैक। भागो मत, डरो मत, घबराओ मत, डिप्रेशन का शिकार मत हो। और आज कितना शानदार काम क्या है इसका? टारगेट क्या है? कंसोलिडेशन, सोशल रिफॉर्म्स। ये देखो, सोशल रिफॉर्म्स, सती सिस्टम पर प्रतिबंध लगाया, फीमेल इन्फेंटिसाइड, ठगी, फाइनेंशियल रिफॉर्म्स, भत्ता खत्म किया, अलाउंस खत्म किया, ओपियम ट्रेड रेगुलेट किया, सती खत्म किया, फीमेल इन्फेंटिसाइड पे लगाम लगाया, ठगी खत्म किया, फाइनेंशियल रिफॉर्म्स, भत्ता खत्म किया, अलाउंसेस खत्म किया, ओपियम ट्रेड को रेगुलेट किया, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, सेक्शन 87 and subordinate post to Indians, political reforms, no annexation policy, कब्जे की नीति का अंत, no annexation, no annexation policy, section 87 और सबऑर्डिनेट पोस्ट इंडियंस को, वेलफेयर, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज। बात जनता तक जानी भी तो चाहिए। करने से क्या होता है? जब तक जनता जानेगी नहीं, तब तक ब्रिटिश राज्य की जड़ें भारत में मजबूत कैसे होंगी? जनता का जानना बहुत जरूरी है। छठा काम, लिबरेशन ऑफ प्रेस। इसने कहा प्रेस इज सेफ्टी वॉल। लिबरेशन ऑफ प्रेस। तुम कहोगे गुरुजी 90% लोग अशिक्षित थे। बिल्कुल, 90% लोग गरीब थे। कौन खरीदेगा अखबार? वर्नाकुलर में अखबार निकाल रहे हैं राजा राम मोहन रॉय जैसे लोग। हमारे देश में एक आदमी पढ़ता है, 25 लोग बैठ के सुनते हैं। आज तो यह प्रथा खत्म हो गई। अपने पिताजी से घर में पूछो, 6 बजे सुबह, चाहे गांव हो चाहे शहर, चाय की दुकान इसीलिए खुली थी। चाय की जो टपरी खुली थी इतनी सारी, वो इसीलिए खुली थी कि भैया न्यूज़पेपर जल्दी ले आओ। आज का युवा पूछता है न्यूज़पेपर कैसे पढ़ें। हमारे गांव में जो स्कूल नहीं गए वो भी जानते हैं ईस्टर्न क्वेश्चन क्या है। आज जो इजराइल ईरान का वॉर चल रहा है, सोच रहे हैं एक सीरीज इस पर बना ही दें। तमाम लोग अपनी अपनी तरह की कहानियां सुना रहे हैं। और घर में अनाज वनाज इकट्ठा कर लेना, यह आग कभी भी फैल सकती है। ये पूर्वी प्रश्न का मुद्दा है, ईस्टर्न क्वेश्चन।
आज का नहीं है, आदिम काल का है। ये इजराइल ईरान से नहीं लड़ रहा है, ये कोई और लड़ रहा है। पर्दे के पीछे कोई और बैठा हुआ है। पर्दे को रहने दो, पर्दा ना हटाओ, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। अल्लाह मेरी तौबा, मौला मेरी तौबा। हैं? लिबरेशन ऑफ प्रेस कहता है प्रेस क्या है? सेफ्टी वॉल्व है। अब इतना काम किया है तो जनता को जानना तो चाहिए कि ना जाने जनता? एकदम जाने। विलियम बेंटिक क्या किया उसने? कंसोलिडेट किया। विलियम बेंटिक पूरा समझ में आया? डायग्राम बना लो, विलियम बेंटिक का ये पूरा डायग्राम बना लो। और एक बात याद रखना, C इज इक्वल टू C, कॉन्क्वेस्ट इज इक्वल टू कंसोलिडेशन। संघर्ष को अपनी मौज बना लो। हिजड़ों को मर्दानगी के सिद्धांत नहीं सिखाए जा सकते। जिनके पास दम है वो रखे, वो पूछते थोड़ी हैं। कोई हिजड़ा आके पूछे कि सर मर्दानगी के सिद्धांत बता दीजिए, तो कहां बता पाएंगे? इतना सारा काम उसने किया। एक काम उसने बड़ा क्रांतिकारी किया तो अपने ही लिए। अब उसको लगा कि यार इस देश की हवा बदलनी चाहिए। 1991 का जब लिबरलाइजेशन आया, अब समझना मैं क्या बोलने समझाने जा रहा हूं। 1991 का जब लिबरलाइजेशन आया और भारत की बाजार एलपीजी और भारत की बाजार पूरी दुनिया के लिए खुल गई। अब भारत ध्यान योग करने वाला देश, तो यह हुआ कि यार भारत में शराब कैसे बेचेंगे यार, सिगरेट कैसे बेचेंगे, पिज्जा कैसे बेचेंगे, फटी हुई जीन्स कैसे बेचेंगे, ये सब कैसे बेचेंगे, कैसे बताएंगे कि सिगरेट पीने का महत्व क्या है? अरे बोले बता रहे हैं ना, हम बता रहे हैं कैसे। दो चीजें 1991 में बदल गई। एक बॉलीवुड बदल गया और एक भारत के एजुकेशन सिस्टम में प्राइवेट स्कूल्स और सब इंग्लिश मीडियम और मिशनरी ज्यादातर। बॉलीवुड, वो बॉलीवुड जो 2 बीघा जमीन जैसी मूवी बना रहा था, श्री 420 जैसी मूवी बना रहा था, प्रेम रोग जैसी मूवी बना रहा था, वो बॉलीवुड तुरंत बदल जाता है। अब मूवी बना रहा है जिस्म, अब ये मूवी बना रहा है जिस्म। इस मूवियों में अगर तुम बॉलीवुड की मूवियों में देखोगे तो जब भी कोई बड़ी बात होगी, कोई इंस्पेक्टर, कोई अगर गहरी बात कोई कह रहा है, कोई अपराधी है, कोई इंस्पेक्टर है, वो सिगरेट तुरंत लगाएगा। डॉन मूवी देखो, सिगरेट मतलब वो सीन ये शो करेगी कि सिगरेट पीने का मतलब कि आप अंदर से बहुत ताकतवर और गंभीर आदमी हो। सिगरेट, शराब, शादी की एक सीन, उसमें सुहागरात की सीन कंपलसरी। और इन्होंने कहा कि पिकनिक चलेंगे, कहां चलोगे? डोमिनोज। और इन दोनों ने मिलकर भारत में जो पश्चिम की हवा बहाई, वेस्टर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्न मतलब मॉडर्न आदमी, मॉडर्न खाने पीने से, वेस्टर्नाइजेशन, इन दोनों ने मिलकर भारत में एक वेस्टर्नाइजेशन की हवा बढ़ाई। किसने? बॉलीवुड और एजुकेशन ने। यानी अगर किसी हवा को बढ़ाना है तो शिक्षा पकड़ लो, और यह काम विलियम बेंटिक ने किया। सबसे बड़ा काम, मैकालेज डिक्लेरेशन ऑफ 1835, मॉडर्न एजुकेशन इन
इंग्लिश मीडियम डिक्लेयर्ड एजेंडा, बाबू एंड चपरासी, टू फुलफिल द डिमांड ऑफ बाबू एंड चपरासी। अरे बोले यार अफसर तो ले आएंगे ब्रिटेन से, अधिकारी ब्रिटेन से ले आएंगे, लेकिन बाबू और चपरासी हिडन एजेंडा। टू प्रमोट वेस्टर्नाइजेशन। भारत का आदमी वोल्टायर को पढ़ेगा, मॉन्टेस्क्यू को, रूसो को पढ़ेगा, अच्छी बात है, एकदम पढ़े। और जब पश्चिम की उपलब्धियों को पढ़ेगा, रेनेसांस पढ़ेगा, ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज पढ़ेगा, एरा ऑफ एनलाइटनमेंट पढ़ेगा, प्रभावित होगा। तो जब विचार से प्रभावित होगा तो कल्चर से प्रभावित होगा, और जब विचार और कल्चर दोनों से प्रभावित होगा तो ब्रिटिश गुड्स की मार्केट भारत में बढ़ेगी। सबसे क्रांतिकारी काम, मैकालेस डिक्लेरेशन ऑफ 1835। लेकिन सवाल यह उठा, सोचो कंपनी का शासन कब से शुरू हुआ? 1765, 57 मान लो, प्लासी का युद्ध। और 1835 में जाकर उसने शिक्षा पर ध्यान दिया, वो भी जब उसकी जरूरत पड़ी तब, क्योंकि कंपनी वेलफेयर का काम क्यों करेगी? कंपनी को वेलफेयर से क्या लेना देना है यार? कंपनी को वेलफेयर से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन भारत में सबसे क्रांतिकारी काम किया तो उन्होंने अपने फायदे के लिए। उनका मानना यह था कि ये अंग्रेजी स्कूल के पढ़े हुए लोग ब्रिटिश साम्राज्य के समर्थक बन जाएंगे। ऐसा नहीं हुआ। इसी चीज ने भारत में एजुकेटेड मिडिल क्लास को प्रमोशन दिया, और यही एजुकेटेड मिडिल क्लास आजादी का झंडा लेकर आगे बढ़ा। किया तो इन्होंने अपने फायदे के लिए, फायदा भी हुआ उनको, ऐसा नहीं हुआ नहीं हुआ, लेकिन भारतीयों को भी फायदा हुआ। इस कदम ने भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग को बढ़ावा दिया, एजुकेटेड मिडिल क्लास को, और यही एजुकेटेड मिडिल क्लास नेशनल मूवमेंट का झंडा लेकर आगे बढ़ा, और भारत की आजादी में इसने अहम भूमिका निभाई। और इसके जाने के बाद एक और क्रांतिकारी आदमी भारत पहुंचा, जिसका नाम है डलहौजी। कल शाम 10 बजे, आप रात में 10 बजे, जब तक मेरी क्लास 5 से 7:30 चल रही है तब तक शाम 10 बजे, और 3-4 दिन के अंदर आपको टेस्ट पेपर प्री कम मेंस का मिलेगा, उसको जरूर करिएगा। इंदौर, लखनऊ, जयपुर, पटना, आपके जो बुक स्टॉल्स है वहां पे ये चीजें पहुंच जाएंगी। आप जरूर करिए। जिस दिन आपने 20वां टेस्ट कर लिया, मेरा टारगेट है कि मैं 100 करा दूं, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी मिलाकर, ज्योग्राफी। और जिस दिन आपने 100वां टेस्ट पूरा कर लिया, मतलब आप समझ लो 20वें में आपको पता चल जाएगा, 10वें में, कि आपकी तैयारी किस डायरेक्शन में जा रही है। आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। खासकर हमारी बहन बेटियां जो गांव में रह रही हैं, और हमारे भाई जो बहुत सारे, मुझे एक लड़का मिला कानपुर में, वो फुल्की की दुकान, वो पानीपुरी की दुकान होती, वहां काम कर रहा था, पढ़ाई भी कर रहा है। सब पढ़ो, सब पढ़ो, सब पढ़ो। जय हिंद।